जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने राफेल डील को लेकर के फिर कुछ ऐसी बातें करी हैं जो चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील पर इस समय बातचीत चल रही है जो निसंदेह आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की तस्वीर को बदल सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान 114 नए राफेल फाइटर विमानों को लेकर जो चर्चा है वो केंद्र पर है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या अब ये डील भारत के शर्तों के अनुरूप होगी? क्या फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा? और क्या भारत को पूरे इंटीग्रेशन की आज़ादी फ्रांस से मिलेगी? और आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि 114 राफेल की डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, भारत पहले से ही 36 राफेल खरीद चुका है और अब ये नई डील भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये हाल ही के वर्षों में भारतीय वायुसेना के लिए हुई अब तक की सबसे बड़ी फाइटर डील्स में से एक होगी। इवन इसको इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी इस डील को गेम चेंजर भी मानने लगे हैं। फ्रांस के प्रमुख अखबार अगर हम ली मोंडे के रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने अपने लेख में ये कहा, फ्रांस इस समझौते को पक्का करने के लिए अब भारत को कई रियायतें देने के लिए तैयार है। यानी भारत को बहुत सारी जो छूट है ये फ्रांस अब इस डील के अंतर्गत देने के लिए मान चुका है। यानी यह सिर्फ अच्छा सौदा नहीं हो रहा है, बल्कि भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी का अगला बड़ा कदम भी उनके तरफ से माना गया है। अब यहाँ पर भारत की कुछ प्रमुख शर्तें हैं जो फ्रांस के सामने रखी गई हैं। यहाँ पर आइए बात करते हैं हम पहले भारत के उन मांगों की जो भारत ने फ्रांस के सामने रखी है। पहली मांग है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर जोर। भारत चाहता है कि 114 में से लगभग 90 या उससे अधिक जो विमान है ये भारत में बनाए जाएं। लेकिन ये केवल स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं होगी, बल्कि भारत चाहता है कि भारतीय कंपनियां प्रोडक्शन की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिकाएं निभाएं। इसके बाद दूसरी भारत की मांग है इंटीग्रेशन की पूरी जिम्मेदारी या आज़ादी। दरअसल भारत चाहता है कि वो अपने स्वदेशी सिस्टम इन राफेल विमानों में लगा सके ताकि इनकी कैपेबिलिटी को भारत अपने अनुरूप ढाल सके। आपको पहले ही पता है कि भारत हमेशा से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को लेकर काफी ज्यादा मुखर रहा है और यही चीज भारत ने इस डील में भी शर्त के तौर पर रखी है। भारत चाहता है कि इसमें अस्त्र सीरीज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो देखने को मिले, ब्रह्मोस का जो डेरिवेटिव है वो देखने को मिले, और स्वदेशी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उनके इंटीग्रेशन का रास्ता भी फ्रांस की तरफ से क्लियर होना चाहिए। भारत इस समय ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत हर अपग्रेड के लिए फ्रांस की अनुमति का इंतजार करे या भारत को अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की अनुमति बार बार लेनी पड़े। ये असली आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है जो एक्सपर्ट के हिसाब से माना गया है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो पेच है यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर निगोशिएशन इस समय चल रहा है, और कहीं ना कहीं यही से बातचीत मुश्किल हो जाती है। फ्रांस लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर तो सहमत दिख रहा है, लेकिन अपनी जो संवेदनशील टेक्नोलॉजी है जैसे कि सोर्स कोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, मिशन कंप्यूटर हो गया, इनका पूरा ट्रांसफर अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। फ्रांस इस पे हेजिटेंट नजर आ रहा है। भारत चाहता है कि डीप टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हो, लेकिन फ्रांस अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सतर्क है और यही इस डील का असली निगोशिएशन पॉइंट भी है। अब यहाँ पर फैसला किन बातों पर टिका है आइए वो भी हम जान लेते हैं। हालांकि भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राजनीतिक जो मंजूरी है वो दे दी है, लेकिन अभी भी अंतिम बातचीत इन मुद्दों पर टिकी है कि कीमत क्या होगी, ऑफसेट क्या होंगे, डिलीवरी स्केड्यूल कैसा होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिशत क्या होगा, इंटीग्रेशन का अधिकार क्या होगा या इंटीग्रेशन का अधिकार। इन सारे मुद्दों को लेकर के जो बातचीत है वो चल रही है और इन सब पर जो अंतिम सहमति है वही तय करेगी कि डील मैक्रोन के दौरे के दौरान फाइनल होगी या बाद में। हालांकि इनके दौरे के दौरान फाइनल होने के चांसेस लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कोई प्रक्रिया इतनी फास्ट तो नहीं हो सकती। इस डील को फाइनल होने में एक अनुमान है कि 2026 के अंत या 2027 तक का वेट हमें करना पड़ सकता है। हालांकि ये डील भारत के लिए अहम बहुत ज्यादा है और ये डील अगर भारत की शर्तों पर होती है तो निसंदेह फिर भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हाई एंड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको फायदा मिलेगा। मेंटेनेंस और अपग्रेड पर भारत का जो कंट्रोल है ये भी बढ़ने वाला है। भारत का मकसद सिर्फ विमान खरीदना नहीं है, बल्कि अपने इंडस्ट्रियल पावर को बढ़ाने का और उसको बनाने का एक बड़ा मौका है।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत 114 राफेल चाहता तो है, लेकिन वो राफेल भारत को अगर बांध रहे हैं, भारत को किसी भी सीमा के अंतर्गत रोक रहे हैं, तो वो सीमा का विरोध जो है भारत खुलकर कर रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया, देखिए हम तो क्लियर हैं, हमें एयरक्राफ्ट पे मॉडिफिकेशन चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमें जो मॉडर्न वॉरफेयर की नीड है उनके हिसाब से अपने एयरक्राफ्ट्स को ढालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं है कि हमें हर छोटे कदम के लिए आपकी रजामंदी चाहिए हो, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रांस और कभी इतिहास रहा है ऐसा जो भारत का कि इन चीज़ों के लिए हमने फिर बाद में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, इनमें समय भी गया है और हमें उतनी स्वतंत्रता भी नहीं मिली। और यही कारण है कि भारत डील फाइनलाइज होने से पहले ही इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर लेना चाहता है, ताकि भविष्य में वाद और विवाद का कोई कारण ही ना बचे। अब देखना यह है कि फ्रांस का पक्ष जो है वो इस पर क्या निर्णय लेता है और किस हद तक जो भारत की बातचीत है ये मानी जाती है। क्या आपको लगता है भारत ने जो शर्तें रखी हैं वो रीजनेबल है? आप इनको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस प्रोग्राम को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि तेजस की डिलीवरी को लेकर भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच में इस समय उठापटक चल रही है, तो वहीं अब बताया जा रहा है कि एचएएल जो है चीज़ों को रेक्टिफाई करने में लग गई है। अब यहाँ पर मार्च की टाइमलाइन को लेकर के तो कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया सोर्सेज ने एक चीज़ जो काफ़ी गंभीरता के साथ बताई है वो ये है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि कोई भी सर्टिफिकेशन बाकी ना रहे, कोई भी जो कमी है एयरक्राफ्ट में वो बाकी ना रहे। भारतीय वायुसेना अधूरे एयरक्राफ्ट या अधूरे सर्टिफिकेशन के साथ जो जेट्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सरकार से कुछ रियायतों की मांग करी थी कि उन्हें कुछ छूट दी जाए ताकि हम एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू कर सकें, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1 अल्फा की जिम्मेदारी बहुत गंभीर है और ऐसे में हम अधूरे सर्टिफिकेशंस के साथ, अधूरी तैयारियों के साथ इन जेट्स को रिसीव करने में कंफर्टेबल नहीं है और इसी चीज़ पे अभी सुलह हो नहीं पाई है। अब यहाँ पर अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो पहले भी उन्होंने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया था कि भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट मिलने में तकरीबन जून से जुलाई तक का समय लग सकता है। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इस समय से युद्ध कर रही है कि कैसे हम इन एयरक्राफ्ट को तैयार करके जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सके, वो कब तक पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करती है। हालांकि इंजन की डिलीवरी सुनिश्चित हो चुकी है और इस बात की पुष्टि खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जहां पर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि 5 इंजन मिल चुके हैं और इसके 6 इंजन मिल चुके हैं और अतिरिक्त 5 इंजन हमें इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले मिल जाएंगे। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ये कह दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 20 इंजन और उसके बाद वो 20 से ज़्यादा इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो देखना यही है कि तेजस को लेकर जो एक लंबा इंतजार है वो अभी और कितना लंबा चलेगा और कब भारतीय वायुसेना में ये जो एयरक्राफ्ट का सूखा है ये खत्म होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।